अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर ज़िया, आपका फिजिक्स का उस्ताद। आज इस लेक्चर में हम लोग यूएचएस एमडीकैट 2024 के टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि यूएचएस के एमडीकैट 2024 के टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए, किस यूनिट में से ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे गए, ताकि अगर आप नेक्स्ट ईयर ये टारगेट कर रहे हैं कि आपने यूएचएस में एमडीकैट 2025 के टेस्ट में अपीयर होना है, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस नेचर के एमसीक्यूज पूछे गए। अगर हम ओवरऑल एमसीक्यूज की नेचर को देखें तो डेफिनेशन और स्टेटमेंट बेस्ड 11 एमसीक्यूज थे, और हम ये टेस्ट के डिस्कशन में देखेंगे कि ये डेफिनेशन या स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज किस तरह के हैं। फार्मूला बेस्ड 8 एमसीक्यूज थे, जिसमें फार्मूलाज आपसे पूछे गए। 3 ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यूनिट से रिलेटेड ऐसे यूनिट्स के क्वेश्चन 5। अब हमेशा ये स्टूडेंट सोचते हैं कि मेजरमेंट्स का यूनिट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर यूनिट्स हमसे क्यों पूछे गए। तो हम लोग जब एफएससी के बाद एमडीकैट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें हर टॉपिक के साथ उसके एसआई यूनिट और उसके एसआई बेस यूनिट को ज़रूर कवर करना होता है। और फिजिक्स इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म से हम हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम बच्चे को ये बेसिक चीज़ें साथ साथ रिवाइज करवाएं। फिर जो साइड टेबल होते हैं उसमें से एक एमसीक्यू था। कांस्टेंट एक एमसीक्यू, कांस्टेंट मींस जो हमारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पूछी गई। न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन बेस 8 एमसीक्यूज है, और कॉन्सेप्ट बेस 17 एमसीक्यूज। आप न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट बेस इनको कंबाइन कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन बेस एमसीक्यूज है, तो इनकी जो टोटल जो नंबर है वो 25 है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि किस यूनिट में से कितने एमसीक्यू पूछे गए। अगर आप ओवरऑल इन यूनिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो यूनिट लेंथी थे उसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे गए। जैसे फोर्स एंड मोशन 6 एमसीक्यूज है, वर्क एंड एनर्जी 5 एमसीक्यूज है, रोटेशनल मोशन में से 4, वेव्स 6 एमसीक्यूज, थर्मोडायनेमिक्स में से 2। अब थर्मोडायनेमिक्स के 2 ही टॉपिक थे और 2 ही एमसीक्यूज पूछे गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6 एमसीक्यूज, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5, इलेक्ट्रॉनिक्स 3, मॉडर्न फिजिक्स 3, एटॉमिक स्पेक्ट्रा 3 और न्यूक्लियर फिजिक्स में से 4 एमसीक्यूज। तो मीन्स जब आप लोग एमडीकैट 2025 की प्रिपरेशन करो तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि जिस यूनिट का सिलेबस ज़्यादा है इसका मतलब ये कि वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी ज़्यादा पूछे जाएंगे। जब हम ओवरऑल इस सिलेबस को देखते हैं तो फोर्स, मोशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये लेंथी यूनिट्स है। तो अगर आप इन लेंथी यूनिट्स के नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखें तो आपके एमसीक्यूज भी ज़्यादा है। 6 + 6 12, 12 + 6 18 + 5 23। सिर्फ इन 4 यूनिट में से 23 एमसीक्यूज, और टोटल एमसीक्यूज कितने हैं 54। और अगर एक यूनिट और ऐड कर लिया जाए इसमें वर्क एनर्जी तो 28 एमसीक्यूज, द मोर देन 50%। तो तैयारी करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने टेस्ट की डिस्कशन को कि किस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए। और ओवरऑल आप लोगों को पता है कि जो 2024 का जो टेस्ट है वो ईजी था, और टेस्ट ईजी था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो फिजिक्स में टोटल 54 में से 54 एमसीक्यूज करेक्ट है। तो बच्चों ने मेहनत की, फॉलो किया हमारी इंस्ट्रक्शन को, और उसकी बेस पे उन लोगों ने बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया। फर्स्ट एमसीक्यू, इन एन इलास्टिक इल्यूजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी। आप इलास्टिक इल्यूजन और इन इलास्टिक इल्यूजन का डिफरेंस जानते हो। हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट जो करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी की बेस पे करते हैं कि जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है वो इलास्टिक है, और जिसमें कंजर्व नहीं रहती वो इन इलास्टिक है। मोमेंटम दोनों में कंजर्व होता है। तो इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल एनर्जी डेसिपेट्स आफ्टर कोलिजन, रिड्यूसेस आफ्टर कोलिजन, इंक्रीजेस। तो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर आप ये देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो लास्ट जो ऑप्शन है बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स द सेम, ये आपके पास राइट आंसर है। और हमें डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर सिमिलैरिटीज मिलती हैं। इलास्टिक रीजन का क्वेश्चन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी पूछा गया, और इस तरह के कई और एमसीक्यूज हैं जो सिमिलर हमें मिलते हैं कि अगर यूएचएस के टेस्ट में एमसीक्यू है तो दूसरे प्रोविंस के अंदर भी उसी तरह का एमसीक्यू है। तो बाकी जब आप टेस्ट की डिस्कशन देखेंगे तो इस सिमिलरिटी को आप नोटिस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी along the curve path is along the tangent perpendicular to the slope पैरेलल टू द रेडियस एंटी पैरेलल टू द रेडियस। अब ये क्वेश्चन जो है ये ग्राफ से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो कर्व है तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ हो और वो ग्राफ आपके पास कर्व हो, वो लीनियर ना हो, तो जब हम किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये
ग्राफ वेलोसिटी का और टाइम का है, तो इसमें जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट के ऊपर वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की इंफॉर्मेशन देगा। अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है तो जो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगा वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा। तो जब भी किसी ग्राफ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हमें वो कौन सी वैल्यू देता है, इंस्टेंटेनियस। तो राइट आंसर आपके पास इसका क्या होगा, अल्फा अलोंग द टेंजेंट। The range of projectile will be maximum if the factor sin theta becomes, अब ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है और फार्मूला से रिलेटेड है कि हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होती है, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो। हमारे पास रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो रेंज का साइन 2 थीटा से डायरेक्ट रिलेशन, इसका मतलब यह है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम तो रेंज की वैल्यू भी मैक्सिमम। अब आप सब जानते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हेन साइन 2 थीटा बिकम्स 1। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा। अब इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपसे साइन 2 थीटा पूछा गया, अगर कोई ऐसी ऑप्शन होती जहां थीटा पूछा जाता तो फिर 45 होता, 2 थीटा पूछा जाता तो 90 होता। तो राइट आंसर इज बीटा। The two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity is called, अब ये डेफिनेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। जो टू डायमेंशनल मोशन जिसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है, हिंट मिल गया, टू डायमेंशनल है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन की ये कंडीशन है कि ओवरऑल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। जो रोटेशनल मोशन है ये भी टू डायमेंशनल है लेकिन उसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं रहती, जी के इक्वल नहीं होती। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू, अब ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। अब इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन होती है जब हम पढ़ते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है क्या हमें वो डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है या डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका जो राइट आंसर हमेशा हम कहते हैं वो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस है लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस की। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स, अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है और बाकी ये स्टेटमेंट है बुक की कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन या सिंपल लॉ ऑफ मोशन में जो मास है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। तो राइट आंसर क्या होगा, चार्टी। इसका बेसिक जो मतलब है वो ये है कि जिस बॉडी का जो मास है वो ज्यादा होता है उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होता है। एंड व्हाट इज इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट। तो ग्रेटर इज द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया, मींस ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश जूल, अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर को जब कन्वर्ट किया जाता है जूल में तो 3.6 मेगा जूल्स। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट होता तो फिर पावर का होता। इसी वजह से यहां पर ये कंपेयर किससे हो रहा है, ये एनर्जी से हो रहा है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स, मींस 3.6 टाइम्स 10⁻⁶। करेक्ट ऑप्शन बीटा। Which of the following is a non-conservative force, अब ये टेबल से रिलेटेड है, जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वर्क एंड एनर्जी के यूनिट के अंदर, वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो वहां पर साइड पे टेबल है जिसे मेंशन है कि कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं और कौन सी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। तो हमें यहां पर यह पूछा गया कि कौन सी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव 3 है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और थर्ड वन इलास्टिक। उसके अलावा तमाम नॉन कंजर्वेटिव में आती हैं। तो यहां पर आप इजीली देख सकते हो कि ये 3 आपके पास ऑप्शन बीटा, चार्ली और डेल्टा, ये आपके पास कंजर्वेटिव की एग्जांपल्स हैं। तो अगर ये कंजर्वेटिव हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फिर कौन सी है, फ्रिक्शनल, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है और क्लोज पाथ में वर्क फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जीरो नहीं होता। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क हम जानते हैं फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन कहां से, पीएमडीसी के सिलेबस में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस, और इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस में हमारे पास ये वर्क का फार्मूला आता है जिसमें हम वर्क को बजाय फोर्स के वर्ड यूज करने के हम लोड और एफर्ट की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, जिसमें इनपुट में एफर्ट यूज होती है, आउटपुट में लोड यूज होता है। तो यहां पर जो ऑप्शंस है वो एफर्ट से रिलेटेड है।
तो एफर्ट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मल्टीप्लाई किससे होगा, डिस्टेंस से। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। और यहाँ डिस्टेंस की जगह एक और चीज भी लिखी जा सकती थी, और वो क्या होती, डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड। कि फर्ज करो आप एक पुली को यूज करते हो, और पुली में आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसकी मदद से आप दूसरी साइड के ऊपर जो लोड है उसको लिफ्ट कर रहे हो। तो आपने जहां पर इनपुट अप्लाई की यहां पर, तो यहां पर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ये आपकी एफर्ट है, और कितने डिस्टेंस तक आपने वो एफर्ट अप्लाई की, ये है वो डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड। दूसरी तरफ आपके पास जो उस बॉडी का वेट है mg, ये उस बॉडी का लोड कहलाएगा, और जितने डिस्टेंस तक ये लोड लिफ्ट होगा ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द लोड होगा। तो यहां पर जो वर्क है, और ये कौन सा वर्क है, ये इनपुट है, ये एफर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द एफर्ट होगा। When a force of 1 Newton displaces its point of application by 1 meter, the direction of force, the work done is। अब ये वर्क की डेफिनेशन है और वर्क का फार्मूला कि जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस तक अप्लाई हो तो वर्क कितना होता है। तो वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। तो फोर्स अगर 1 न्यूटन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर मीन्स 1 जूल्स। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अब ख्याल रखना है, कई दफा स्टेटमेंट आसान होती है और हम उसको जल्दी में गलत कर देते हैं, कई दफा वो यूनिट्स को चेंज कर देता है। अगर यहाँ 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर होता तो क्या आंसर 1 जूल होता, नो। फिर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई, तो फिर आपका आंसर 100 जूल होता। An electric motor is used to lift the weight of 2 Newton through a vertical distance of 100 centimeter in 4 seconds. What is the power output of the motor? अब ये न्यूमेरिकल है लेकिन आसान सा न्यूमेरिकल। कि हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज कर रहे हैं 2 न्यूटन का लोड 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक लिफ्ट करने में कितने टाइम में, 4 सेकंड। तो पावर आउटपुट क्या होगी, जो पावर है दैट इज बेसिकली वर्क ओवर टाइम। वर्क होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट, उसकी जगह हम लिखेंगे mg, और डिस्प्लेसमेंट की जगह h ओवर t। अब mg जो है वो वेट है जो हमारे पास 2 न्यूटन के इक्वल है, तो यहां पर 2, हाइट 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो ये क्या होगा, ये बेसिकली 1 मीटर होगा। तो यहां पर आपके पास 1 मीटर, और जो टाइम है वो कितना है, 4। तो हमारे पास सिंपल mg की जगह 2 क्योंकि वेट है, हाइट 100 सेंटीमीटर वो 1 मीटर, और जो टाइम है 4, तो 2/4 मीन्स 1/2 एंड 1/2 मीन्स 0.5 एंड यूनिट इज वॉट। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। The centripetal acceleration of an object moving along a circular radius r with an angular speed omega is given by the formula। अब ये सिंपल आपसे फार्मूला पूछा गया, और ये कॉमनली हमें मिलता है यूएचएस के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन कि स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन होता है और आपसे एक पर्टिकुलर फार्मूला पूछा जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला किसका पूछा जा रहा है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का। किस फॉर्म में, रेडियस और एंगुलर स्पीड की फॉर्म में। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये जनरली फार्मूला हमें याद होता है, और यहाँ v की जगह r ओमेगा जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अल्फा। a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r। कई बच्चे गलती में यहाँ पर करते हैं r स्क्वायर ओमेगा, गलत हो जाता है आंसर। An aircraft makes a turn in a horizontal circle of radius 100 meter. It is traveling with a velocity of 250 meter per second. The angular velocity of the aircraft will be। अब क्वेश्चन है जिसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, हमें रेडियस गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इक्वल होगा v डिवाइड बाय r। v की वैल्यू है 250 और r की वैल्यू 100, को यूनिट तो कन्वर्ट नहीं करना। अब कई दफा इसी से बचने के लिए कि यूनिट की गलती ना हो, प्रेफर किया जाता है कि यूनिट्स को साथ साथ लिखा जाए, यूनिट्स को साथ साथ लिखा जाए, उससे आइडिया हो जाता है कि यूनिट्स जो हैं वो सेम सिस्टम के अंदर। तो आपके पास सिंपल 25/10 2.5, और यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। A particle of mass m is moving on a circular path of radius r with velocity v. Then the centripetal force acting on it is F. If the velocity of the particle increased by 2 times and the radius of the circular path increased by 4 times, then the new centripetal force will be। अब देखो क्या चीजें चेंज हो रही हैं। वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है 2 टाइम्स, तो वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गई, और उसके अलावा जो रेडियस है वो कर रहा है इंक्रीज 4 टाइम्स।
तो यहाँ पर रेडियस आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स आर। हमें सेंटीपीटल फोर्स को कैलकुलेट करना है। सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला होगा mv²/r। यहां पर वैल्यूज पुट करें, मैथ चेंज नहीं हो रहा, स्पीड और रेडियस चेंज हो रहा है। तो स्पीड हो रही है डबल 2v² और रेडियस हो रहा है 4r। क्या स्क्वायर आएगा? नो। तो यहाँ गलती से मैंने लिखा हुआ है mv²/r फार्मूला होता है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4, तो यह आएगा mv²/4r। 4 कैंसिल, तो क्या कोई चेंज आया? नो। ये फार्मूला mv²/r ही है। तो स्पीड को डबल और रेडियस को 4 टाइम्स करने से सेंटीपीटल फोर्स में कोई चेंज नहीं आता। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। A roller coaster is moving with 30 meter per second on a circular track of radius 30 meter. The net mass of the coaster per passenger is m. The centripetal force acting on it is. अब जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और साथ जो वैल्यूज आपके पास हैं वो डायरेक्टली किस तरह की गिवन है, जिसमें m है, बजाय मैथ्स की वैल्यू गिवन होने के हमें m की फॉर्म में वैल्यू गिवन है। तो आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, रेडियस है 30 और मास पैसेंजर और कोस्टर का मिलाकर m है। तो सेंटीपीटल फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज mv²/r। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, मास को m रखेंगे, स्पीड को 30 और जो रेडियस है वो भी 30 है। 30 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 30 टाइम्स द मास। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। एम्पलीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज गिवन बाय। जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के अंदर जो वर्टिकल स्ट्रेच होता है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपके पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये आपका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट होता है। अगर हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखते हैं कि एक वेव के अंदर वो 2 पॉइंट्स जो सेम फेज के अंदर हैं, इस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेवलेंथ होती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपका एम्पलीट्यूड है। तो इसमें आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है दोनों डिस्टेंस, लेकिन एम्पलीट्यूड वर्टिकल होता है। तो ये आपके पास जो है दैट इज योर एम्पलीट्यूड, और ये वैल्यू कितनी है? ये बेसिकली 1 मीटर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है? दैट इज डेल्टा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द नोड्स व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड। स्टेटमेंट जब पढ़ रहे होते हैं ना तो देखा करें कि उसमें की पॉइंट क्या है। तो यहां से पूछा गया कि कौन सी इनमें से जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। किसके बारे में? नोड्स के बारे में। जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है। फर्स्ट वन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 0। क्या नोट्स पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 होता है? यस। डू नॉट मूव अलोंग द स्ट्रिंग, प्रोड्यूस एट अ फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग, डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव नोड इज 1 वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड 0 होता है? यस। पार्टिकल मूव नहीं करते? यस। ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। प्रोड्यूस एट अ फिक्स एंड, यस। जो एंड फिक्स होता है वहीं पार्टिकल मूव नहीं करता। और लास्ट है कि द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स इज 1 वेवलेंथ। क्या 2 नोड्स का डिस्टेंस लैम्डा होता है? नो। 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है जो कंसेक्टिव है। अगर यहां पर अल्टरनेट होता फिर लैम्डा होता। तो अगर कंसेक्टिव नोड्स हो और कंसेक्टिव एंटी नोड्स हो तो फिर वो λ/2। तो ये स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट। तो राइट आंसर डेल्टा। इन ट्रांसफर वेव्स द पोर्शन अबव द मीन लाइन इज कॉल्ड। वेव है ट्रांसवर्स, तो जो पोर्शन मीन लाइन के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वेव में पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव करते हैं लाइक दिस, अप एंड डाउन। तो जो हमारे पास मीन लेवल के ऊपर होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो मीन लाइन के बिलो होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेव फ्रंट, वेव क्रस्ट, वेव ट्रफ या वेव लेंथ? वेव क्रस्ट, दैट इज बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव की कंडीशंस आप जानते हैं कि जब 2 वेव सिमिलर हो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड हर लिहाज से सिमिलर हो, मूव कर रही हो सेम लाइन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जब वो सुपरपोज करती हैं तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। तो 2 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, यस, या डज नॉट पूछा हुआ। 2 वेव्स ऑफ सेम स्पीड, क्या कहोगे? 2 वेव्स ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, नो। 2 वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस। सेम स्पीड को मैंने टिक क्यों किया? क्योंकि जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्पीड भी तो सेम होगी। वेव हर लिहाज से सिमिलर है, लेकिन एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर डज नॉट पूछा हुआ है, दैट इज चार्ली। Select the appropriate Doppler equation when source is approaching the stationary observer, where f0 is the observed frequency, fs is the frequency of source, v is the speed of sound,
वी एस इज द स्पीड ऑफ सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब ये क्वेश्चन फार्मूला बेस है, लेकिन वेरिएबल्स का ख्याल रखना है। यहां पर आपको कहा हुआ है कि हमारी जो एफ नॉट है ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एंड एफ एस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। एफ एस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स मींस एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम अपने फार्मूला के अंदर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो एफ एस है, और जो फ्रीक्वेंसी मूव करने से आ रही है वो आपके पास एफ डैश एफ प्राइम है। तो कौन सा फार्मूला हमारे पास यहां करेक्ट होगा? स्टेटमेंट है व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, जब सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा होता है, तो कौन सा फार्मूला आपके पास करेक्ट होगा? ये ऑप्शन इसकी नहीं है। हमारे पास फार्मूला होता है एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस, और यूएस की जगह यहां पर वी एस है टाइम्स एफ। तो यहां पर वेरिएबल्स को चेंज करो, यहां पर आएगा एफ नॉट और यहां पर आएगा एफ एस, क्योंकि जब सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच करे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, इसलिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन, ताकि डिनोमिनेटर छोटा हो। तो राइट ऑप्शन आपके पास यहां पर क्या होगा? v ओवर v माइनस यू एस, एंड दैट इज योर अल्फा ऑप्शन। तो वेरिएबल्स का ख्याल रखना है। मैं दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डॉपलर इक्वेशन व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स अप्रोच कर रहा है, ओके, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। वेयर एफ नॉट इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्व हो रही है मतलब अपेरेंट है। एफ एस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। तो ये मेन चीज है कि कौन इनमें से एफ डैश है और कौन इनमें से एफ है, उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला आपका बन जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है जिनका फेज सेम है, और हर वो दो पार्टिकल्स जिनका फेज सेम होता है उनमें डिस्टेंस लैम्डा होता है। ये वेवलेंथ की डेफिनेशन है। द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पार्टिकल्स विच आर इन फेज हैविंग सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली। अब ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर। अब ये कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, एक स्टेटमेंट भी कह सकते हो, कंडीशन भी कह सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शंस देखें, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, नो, थ्रू आउट। रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, यस, ये ऑप्शन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस? अब ये भी कंडीशन बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होती है? नो, ना हीट एब्जॉर्ब ना हीट रिमूव। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होती है। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। द कूलम्ब लॉ स्टेट्स। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, आपसे कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट पूछी गई है। तो कूलम्ब लॉ आप जानते हो कि कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहाँ स्टेटमेंट आपने पढ़नी है। फर्स्ट वन, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नो, ये गलती है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यस। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा। बाकी देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम, नो। Force between 2 point charges is directly proportional to product of the charges and square of the distance, no. दोनों के साथ डायरेक्टली नहीं होता, चार्ज के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली होता है। राइट ऑप्शन बीटा। द फार्मूला V is equal to work done over charge represents electric potential। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपके पास राइट ऑप्शन चार्ली। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज। अब ये यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है? SI बेस नहीं, SI फैरेड आपका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स इन द मिडल रीजन इज। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। अब ये टॉपिक है गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है कि जो दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। और ये क्वेश्चन है कैपेसिटर से रिलेटेड भी कि दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या किसी चीज पे डिपेंड कर रही है? ये सिर्फ डिपेंड कर रही है चार्ज डेंसिटी पे, डिपेंड कर रही है मीडियम पे। इसका मतलब ये हुआ कि इन बिटवीन अगर हम बात करें या इन बिटवीन के अलावा किसी जगह बात करें, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहती है, यूनिफॉर्म आपका आंसर होगा।
करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग 2 कूलम चार्ज विच रिक्वायर्ड 600 जूल ऑफ वर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला था वर्क डन ओवर चार्ज, उसी फार्मूला को यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो डेटा होता है वो आपको बता देता है कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। कि जैसे ये दो चीजें गिवन है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, इन तीन को मिलाकर कौन सा फार्मूला बनता है, ये फार्मूला। तो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, वर्क डन 600, चार्ज है 2, तो 600 over 2, आंसर क्या होगा 300 यूनिट वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन बीटा। Which one of the following is not a feature of electric forces? Not. Electric forces की हमारे पास कौन सा फीचर नहीं है? They act on charges, yes. They can be attractive, yes. They act on masses, they can be repulsive. चार्जेस के लिए है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए मैस कंडीशन है? नो, चार्ज कंडीशन है। तो राइट ऑप्शन क्या आपके पास होगी? चार्ली। ये फीचर नहीं है। A charge of 90 coulomb passes through a wire for 30 seconds. The current in the wire will be. Formula based question, numerical question है। हमें करंट फाइंड करना है, चार्ज और टाइम गिवन है, I is equal to Q by T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। Q है 90 कूलम, टाइम है 30 सेकेंड्स, कुछ कन्वर्ट नहीं करना, 90 by 30, 3 एम्पेयर्स। करेक्ट ऑप्शन अल्फा। The magnitude of the current in metals is proportional to the potential difference across it as long as temperature of the conductor is kept constant is known as. अब ये statement based question है। The magnitude of the current in metals is proportional to potential difference. Current potential difference के proportional है along the conductor, और temperature क्या है? constant है। तो ये ओहम्स लॉ की statement है कि current और potential difference का direct relation होता है अगर आपकी फिजिकल कंडीशन सेम रहे, टेम्परेचर डायमेंशन वो सेम रहे। तो बीटा आपका राइट आंसर होगा। When length of the copper wire is doubled, the resistivity becomes condition based question. क्या रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड करती है? आंसर है नो। डायमेंशंस के चेंज करने से रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस चेंज होती है। तो लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे और डायमेंशंस, टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करती है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। तो राइट आंसर इसका होगा चार्ली, रिमेन सेम। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटेड है, और ये हमारे पास सिलेबस में टॉपिक था डिपेंडेंस का, कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए। तो सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? सेमीकंडक्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइसेस हैं, और इनके लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस कम होती है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, बीटा ऑप्शन। वोल्ट एम्पेयर इज द मेजर ऑफ, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन। वोल्ट एम्पेयर किसका यूनिट है? पावर का। इलेक्ट्रिक पावर में ये फार्मूला पढ़ते हो, वोल्टेज टाइम्स करंट, तो वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पेयर, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। द फार्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है, फ्लक्स डेंसिटी का नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बीटा। फ्लक्स डेंसिटी बी को बोलते हैं। अगर क्वेश्चन होता ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास वो बी है, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है, यूनिट टेस्ला। करेक्ट ऑप्शन बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट के, नॉट के। कौन सी ऑप्शन नहीं है, कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, कौन सा फीचर नहीं है। तो स्टेटमेंट को बड़ा गौर से पढ़ना है, और यही एप्टीट्यूड टेस्ट की एक खासियत होती है कि स्टूडेंट को स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूज किया जाता है, तो वही चीजें जो उसने पढ़ी होती हैं उसको डिफरेंट अंदाज में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन, लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट, ऑब्वियसली यहां पर आएगा साउथ पोल, कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल पे एंड होती हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइंस नेवर टच और क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। द लाइंस आर कर्व्ड
लाइंस कर्व होती हैं, ये साउथ पोल या मिस प्रिंटिंग है, ये ऊपर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब यहां पर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कब होती है, करीब या दूर, व्हेन द लाइंस आर फारदेस्ट। अब देखें ये जो स्टेटमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है जब लाइंस दूर दूर होती हैं, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्पेसिंग ज़्यादा हो तो ये वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जब उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो तब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगी? इनकरेक्ट था, डेल्टा। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, इसका यूनिट हमारे पास होता है टेस्ला। और टेस्ला किसके इक्वल होता है? टेस्ला इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो हमारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स और वेक्टर एरिया की रेशियो है, तो फ्लक्स वेबर एरिया मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन बीटा। The induced current will flow in such a direction as to oppose the cause that produces its statement of। अब ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि हमारे पास इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ, लेंजेस लॉ। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। इन एन एसी जनरेटर द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन द फैक्टर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू। अब ये कंडीशन बेस, कॉन्सेप्ट बेस, फार्मूला बेस क्वेश्चन है कि एसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि फार्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर इसको लिख सकते हो E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जब साइन ऑफ ओमेगा टी इसकी वैल्यू मैक्सिमम, तो ऑटोमेटिकली इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम, जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर हमारे पास किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? कूलम्स लॉ, फेराडेज लॉ, एम्पेयर्स लॉ या हुक्स लॉ? आप जानते हो फेराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को जब क्लासिफाई किया जाता है तो आइडियल और रियल ट्रांसफार्मर, जिसमें पावर लॉस होता है वो रियल, जिसमें नहीं होता आइडियल। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर पावर लॉस नहीं है तो पावर इनपुट और पावर आउटपुट इक्वल होंगे, ताकि हमारे पास जो परसेंटेज एफिशिएंसी हो वो 100% हो, क्योंकि लॉसेस नहीं है, एफिशिएंसी 100% आएगी। तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, यस। पावर इनपुट इज लेस, नो। ग्रेटर, नो। मोर, नो। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। The conversion of AC into DC is called rectification and the circuit is called rectifier. Which component of the electronics act as a rectifier? कौन सा कंपोनेंट रेक्टिफायर के तौर पे काम करता है? डायोड। डायोड एक्ट एज अ रेक्टिफायर। सिंगल है तो हाफ वेव है, और अगर 2 या 4 डायोड्स हैं तो फिर वो फुल वेव होता है। और फुल वेव की 2 टाइप्स हैं, 2 वाला सेंटर वेव ट्रांसफार्मर है और 4 वाला ब्रिज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है? डायोड। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज गिवन बाय, अभी जो लास्ट एमसीक्यू में बात की कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज गिवन बाय 1 डायोड, नो। 2 डायोड्स, यस, लेकिन 2 डायोड ब्रिज नहीं देता, इसलिए नो। तो स्टेटमेंट पूरी पढ़नी है कि 2 डायोड से देता है फुल वेव, लेकिन ब्रिज सर्किट नहीं देता। ब्रिज सर्किट में 4 डायोड यूज होते हैं, 1 2 3 4। 3 डायोड्स, नो। 4 डायोड्स कनेक्टेड इन अ ब्रिज टाइप अरेंजमेंट, यस। ब्रिज टाइप अरेंजमेंट यूं है कि 4 डायोड्स होते हैं और यूं आपके पास एक पैटर्न में कनेक्टेड होते हैं, और हमारे पास फर्दर इनपुट और लोड रेजिस्टेंस अटैच होती है। इन 2 टर्मिनल्स के साथ आपके पास इनपुट और बाकी 2 जो होते हैं उनमें लोड रेजिस्टेंस अटैच करते हैं। ये है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द प्लॉट बिटवीन। अब ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है ये किन 2 वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ होता है? आंसर है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। करंट अलॉन्ग वाई, पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग एक्स। और जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग में इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखते हैं तो ये स्टार्ट होता है पोटेंशियल बैरियर से और उसके बाद ग्राफ कर्व होता है लाइक दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड टाइम, नो। वोल्टेज टाइम, नो। वोल्टेज करंट, यस। रिवर्स वोल्टेज, नो। रिवर्स वोल्टेज हमारे पास उसका ग्राफ नहीं है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई, जिसमें मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे गए।
तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34 अल्फा ऑप्शन में भी है, चार्ली में भी है। अब यूनिट का ख्याल रखना, यूनिट जूल सेकंड होता है, जूल पर सेकंड नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन अल्फा। The de Broglie wavelength associated with the particle moving at 10⁻6 meter per second and having a mass of 10⁻⁻30 किलोग्राम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी एक पार्टिकल की जिसका हमें स्पीड और मैस गिवन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/p, p मोमेंटम है, मैस टाइम वेलोसिटी। h 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34, जो मैस है 10⁻⁻30 और वेलोसिटी 10⁻6। तो मेनली पावर सॉल्व करनी है आपने। -30 + 6 -24 और -24 न्यूमरेटर में जाकर +24, तो 6.63 10⁻⁻34 + 24 क्या आएगा 6.63 टाइम्स 10⁻⁻10 एंड यूनिट इज मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। Light propagates through space as a wave is evident by all of the following except, फिर वही बात, incorrect, not true। उसी तरह का क्वेश्चन है कि लाइट जो है वो स्पेस में वेव की तरह प्रोपगेट करती है, मतलब लाइट की वेव नेचर की बात हो रही है। कहता कौन सा फिनोमेना लाइट की वेव नेचर को शो नहीं करता, क्योंकि एक्सेप्ट का वर्ड यूज हो गया। इंटरफेरेंस करता है, डायफ्रैक्शन करता है, पोलराइजेशन करता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, वेव नेचर को प्रूव नहीं करता। इसलिए एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द वेव नेचर। विच सीरीज फॉल्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। जब हम स्पेक्ट्रल सीरीज को देखते हैं तो लाइमंड सीरीज हमारे पास सबसे एनर्जेटिक है और वो अल्ट्रा वायलेट में होती है। बाल्मर है विजिबल में, और फिर तीनों ब्रैकेट, फंड और पासन, ये तीनों आपके पास जो हैं, सीक्वेंस मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन तीनों जो आपके पास हैं ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो आपके पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विच सीरीज फॉल्स इन अल्ट्रा वायलेट, लाइमंड सीरीज। अगर होता विजिबल फिर बाल्मर, इंफ्रारेड तो ये तीनों जो हैं ये इंफ्रारेड रीजन में लाया करती हैं। The potential through which an electron should be accelerated so that on collision it can lift the electron in the atom from its ground state to some higher energy state is known as। अब ये क्वेश्चन जो है ये डेफिनेशन बेस है, स्टेटमेंट बेस है। क्या आपसे ये पूछा गया है कि वो पोटेंशियल जो कि प्रोवाइड किया जाए और जिससे इलेक्ट्रॉन एक एटम में ग्राउंड स्टेट से किसी हाई एनर्जी स्टेट में चला जाए उसे क्या कहते हैं। तो दो तरह के आप पोटेंशियल पढ़ते हो। ये आपके पास क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है। एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है किसी ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में, वो एक्साइटेशन होती है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो वो आयनाइजेशन है। तो यहाँ स्टेटमेंट में आपके पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो ग्राउंड स्टेट से अगर हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो ये आयनाइजेशन नहीं है, ये एक्साइटेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक्स-रेज इज इनकरेक्ट। ये वाहिद क्वेश्चन है जो आपके पास सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन नहीं है लेकिन पूछा गया। लेकिन हम जब एमडी कैट की प्रिपरेशन करवाते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपने इसको ब्रीफली कवर जरूर करना। हमने शॉर्ट लिस्टिंग में भी ये टॉपिक प्रोवाइड किया। तो क्वेश्चन एक्सरे से रिलेटेड है और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट एक्सरे से रिलेटेड इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन, हैव हाई एनर्जी, हैव हायर वेवलेंथ देन विजिबल। क्या विजिबल से वेवलेंथ ज्यादा होती है? जब हम ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, देन इंफ्रारेड और इन द एंड रेडियो वेव्स। हमारे पास गैमा रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। रेडियो वेव सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। तो जब आप एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट और विजिबल की वेवलेंथ को कंपेयर करोगे तो याद रखिएगा कि विजिबल की वेवलेंथ एज कंपेयर टू एक्सरे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हायर वेवलेंथ है विजिबल से, ये इनकरेक्ट है, लेस होती है। दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यस। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग सॉफ्ट बॉडी लाइट टिश्यूज, यस। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। एंड दे आर हाई एनर्जी फोटॉन स्पेक्ट्रम, यस। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगी, बेसिकली करेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाहिद है जो इनकरेक्ट है, दैट इज अल्फा। दे हैव हायर वेवलेंथ देन विजिबल, नो, दे हैव लोअर वेवलेंथ देन विजिबल। द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज, एक और कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। डिके कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड। क्योंकि हाफ लाइफ के फार्मूला को हम देखें
तो हमारे पास डिके कांस्टेंट डिनोमिनेटर में, तो हाफ लाइफ का यूनिट हमारे पास सेकंड, तो डिके कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, वो पर सेकंड होगा। करेक्ट ऑप्शन 4 बी। If we have n naught number of any radioactive element, then after a period of n half-lives, the number of atoms left behind, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स पूछे। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक रिमेनिंग के और एक डिके के। तो रिमेनिंग फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है n नॉट डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो यहां पर आप देखो कि कौन सी ऑप्शन इस ऑर्डर में लिखी हुई अल्फा नहीं है, n नॉट डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां जो बन रही है वो बीटा, क्योंकि बीटा को इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1/2 को लहदा लिख दिया, इसकी पावर को n कर दिया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और आपके पास साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, n नॉट। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, दैट इज बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। जब हम बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं तो दो तरह के उनके इफेक्ट्स होते हैं, एक हमारे पास उनके होते हैं लॉन्ग टर्म्स और एक होते हैं शॉर्ट टर्म। अब ये टॉपिक कहाँ से है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, वहां पर हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो दो तरह के इफेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, एक हमारे पास होते हैं सोमैटिक और एक होते हैं जेनेटिक। जो हमारे पास लो रेडिएशन के इफेक्ट्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म होते हैं, माइन्यूट होते हैं, वो सोमैटिक है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं, जिसपे जीन्स पे इफेक्ट होता है, वो जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं। तो यहां से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट, जो नहीं है, मतलब जो सोमैटिक नहीं बल्कि जेनेटिक है। स्किन बर्न सोमैटिक होता है, लॉस ऑफ एयर सोमैटिक है, इंडक्शन ऑफ कैंसर सोमैटिक है, लेकिन जो जीन्स म्यूटेशन है ये आपका जेनेटिक इफेक्ट होता है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगी, दैट इज डेल्टा। एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड बाय बम्बार्डिंग। जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो दो तरह की रेडियो एक्टिविटी होती है, एक हमारे पास होती है आर्टिफिशियल और एक होती है जो नेचुरल। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो आप डिपेंड कर रही होती है नेचर के ऊपर, वो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो इंड्यूस होती है, जो आर्टिफिशियल होती है, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को, जैसे न्यूट्रॉन्स हैं और अल्फा पार्टिकल्स हैं, उसको जो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं उन पर बम्बार्ड किया जाता है। तो अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए हाई एनर्जी पार्टिकल यूज होते हैं और इस फिनोमिना को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का नाम दिया जाता है। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, हाई एनर्जी पार्टिकल अल्फा और चार्ली के अंदर है। लेकिन किन एलिमेंट्स के ऊपर, स्टेबल या अनस्टेबल, तो आंसर है स्टेबल के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ये हाई एनर्जी पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, उनको स्टेबल एलिमेंट्स के ऊपर यानी स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, उनकी स्टेबिलिटी कम करते हैं, उनको अनस्टेबल करते हैं ताकि वो ब्रेक हो। तो ये बचे हमारे पास ओवरऑल UHS MDCAT 2024 का टेस्ट, उसका एनालिसिस और उसकी डिस्कशन। इंशाल्लाह ये आपको हेल्प करेगा आपके MDCAT 2025 के अंदर। अगर आप FSC के स्टूडेंट हो और आप टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर का, तो आप लोगों को ये तमाम चीज़ें माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है कि किस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आप लोगों ने उसकी तैयारी करनी है। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके MDCAT 2025 के सफ़र के लिए जो स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह आप ज़रूर MDCAT को क्रैक करेंगे और इंशाल्लाह आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर जाएंगे। मैं हूं मुदस्सिर ज़िया, आपका फिजिक्स का उस्ताद।